अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम किया चेंज। मनरेगा हुई पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। काम के दिनों की संख्या 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन की गई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। कल होगा यूपी बीजेपी अध्यक्ष नामों का ऐलान। रेस में पंकज चौधरी सबसे आगे। इंडिगो के मनमानेपन के खिलाफ 3 तरफ से कसा घेरा। 4 फ्लाइट इंस्पेक्टरों को किया बर्खास्त। सरकार ने एयरलाइन को 59 करोड़ के जीएसटी बकाये का नोटिस भी थमाया। और दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील। स्मॉग की चादर से ढकी राजधानी दिल्ली के इलाकों में एक्यूआई 400 के पार। गंभीर श्रेणी में दर्ज हुआ वायु प्रदूषण। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर यूपी बीजेपी की सियासत से बड़ी खबर इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। बता दें, यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन। कल होगा नामों का ऐलान। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पछुआ हवा की ठंड के बीच अब सियासी गर्मी ने अंगड़ाई ली है। लंबे वक्त से यूपी के बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिस पल का इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। इंतजार यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष का, जिसके चुनाव की तारीख अब बिल्कुल सामने खड़ी है। उत्तर प्रदेश भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज है। पार्टी नेतृत्व आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अनुभवी और संगठनात्मक क्षमता वाले नेताओं पर फोकस कर रही है। हालांकि 14 दिसंबर को होने वाले इस चुनाव के लिए स्पष्ट रूप से नामों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कई संभावित चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं। उधर बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन का शेड्यूल जारी हो गया है। चुनाव के लिए आवश्यक प्रांतीय परिषद के सदस्य चुन लिए गए हैं। वहीं 403 विधानसभा सीटों में से 327 सदस्य चुन लिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में प्रांतीय परिषद के सदस्य वोट डालते हैं। 98 में से 84 संगठन जिलों के चुनाव भी संपन्न हुए हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके लखनऊ पहुंचने पर नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी। और हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं विशेष संवाददाता आनंद सिंह, लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, जरा जानकारी ये दीजिए कि अभी सबसे पहले तो नामांकन की प्रक्रिया कैसी रहने वाली है और टाइमलाइन क्या है, और क्या ये जो चुनाव है निर्विरोध चुने जाएंगे या फिर एक से ज्यादा उम्मीदवार उतारने की संभावना भी है बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए आज करीब 2 बजे के आसपास नामांकन दाखिल होगा। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है, उसको लेकर प्रक्रिया जैसा आपने बताया कि शुरू हो चुकी है। और अमूमन होता यह है कि बीजेपी में सर्वसम्मत से नाम तय हो जाते हैं, और इस बार भी ये कहा जा रहा है कि सर्वसम्मत से ही नाम तय होगा। और जिसे अगर आप रेस की बात करें कि कौन से वो चेहरे हैं जो इस समय रेस में सबसे आगे है, तो पंकज चौधरी 7 बार के सांसद रहे महाराजगंज से, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के करीबी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी करीबी माने जाते हैं। उनका नाम अचानक से चर्चा में काफी, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अंत समय में उनका नाम चर्चा में आया है। वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में है। साथ ही साथ साध्वी निरंजन ज्योति भी लखनऊ पहुंच चुकी हैं। उनको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। बीएल वर्मा जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, लोध वोटों में उनकी अच्छी पकड़ है, एक बड़ा चेहरा है, उनके नाम को लेकर चर्चा है। साथ ही साथ धर्मपाल सिंह जो कैबिनेट मंत्री है सरकार में, स्वतंत्र देव सिंह के नाम को लेकर भी कुछ लोग बातें कर रहे हैं। तो तमाम ये वो चेहरे हैं जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि पंकज चौधरी का नाम चूंकि सबसे अंत में आया है और सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर वो उभरे हैं, लेकिन जैसा कि एक बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष होता है या जो उनकी नियुक्तियां होती है, वो कोई ऐसा नाम होता है जो हमेशा से चौंकाने वाला होता है। हालांकि पंकज चौधरी के नाम को लेकर, निरंजन ज्योति के नाम को लेकर, बीएल चौधरी के नाम को लेकर तमाम कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला के बारे में कि क्या नेतृत्व का फैसला है, वो कल 14 तारीख को पता चलेगा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जब फाइनल नाम का ऐलान होगा। प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव है वो विधानसभा चुनाव 2027 के तौर पर कितना अहम माना जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इस बार के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ज्यादा ख्याल रख रही है?
बिल्कुल, देखिए 2027 का जो चुनाव है, क्योंकि अब उसमें काफी कम समय बचा है, और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा के अनुरूप नतीजे नहीं आए थे, एक झटका लगा था भारतीय जनता पार्टी को। समाजवादी पार्टी अब व्यक्तिगत तौर पर सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़े गठबंधन की अगर बात करें तो सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर उभरी थी। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं वो झटका जरूर लगा था। जो पीडीए का फार्मूला था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिसकी बात समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है, उसको कहीं ना कहीं वो भाजपा के अंदर वो मन में इस बात की टीस जरूर है कि जो उनका प्रदर्शन रहा था उसमें क्या रोल रहा था पीडीए का, क्या वाकई में जो ओबीसी समाज है, ओबीसी वोटर है या जो एससी एसटी वोटर है वो क्या भाजपा से सरक गए थे, ये मन में जरूर बात होगी। और जो नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा, जाहिर सी बात है कि एक लंबा समय इस पूरी प्रक्रिया में लगा है। अब तक चुनाव हो जाना चाहिए था बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का, लेकिन इतना समय लगा है, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात पर मंथन जरूर किया है कि 2024 के जो नतीजे आए थे उसमें कितनी भूमिका पीडीए की फार्मूले की रही थी, और क्या ये जरूरी है कि पीडीए के काट को लेकर क्या किया जा सकता है। तमाम जो चीजें रही हैं उस पर मंथन भारतीय जनता पार्टी ने जरूर किया होगा, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जब कल के जो नतीजे आएंगे तो जो ओबीसी चेहरे की बात कही जा रही है, जो एससी एसटी चेहरे की बात कही जा रही है, उनके नामों को लेकर अगर चर्चा अधिक तेज है तो इसके पीछे की एक मुख्य वजह यही है। बिल्कुल, देखिए आनंद, विपक्ष भी लगातार इस बात को लेकर हमलावर था कि आखिर इतना देर क्यों किया गया प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जो पंचायत चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले संगठन में ये बड़ा बदलाव किस तरीके से अहम माना जाए? देखिए, बिल्कुल संगठन में चाहे सरकार की बात हो चाहे संगठन की बात हो, बीजेपी की ये कोशिश रहती है कि संगठन और सरकार आपसी सामंजस्य के साथ काम करे और उनमें वो स्फूर्ति बनी रहे जिसके लिए वो पहचानी जाती है। और यही कारण है कि पार्टी वक्त रहते, यानी पंचायत चुनाव अभी अगले साल मार्च अप्रैल में प्रस्तावित हैं, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि संगठन में ये बदलाव हो जाए, ताकि पूरा जो नया अध्यक्ष है उसको मौका रहे, उसकी जो टीम है उसके पास ये मौका रहे पंचायत चुनाव की तैयारियों का, पंचायत चुनाव में किस तरह से पार्टी उतरेगी। जाहिर सी बात है, पंचायत चुनाव नजर में भारतीय जनता पार्टी के, चाहे फिर वो 2027 का विधानसभा चुनाव हो, इन सब पर नजर है। और यही कारण है कि जो इतना समय भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, शायद ये पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना समय लगाया है अपने प्रदेश अध्यक्ष को, नए प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त करने में। हालांकि राहत की बात पार्टी के लिए यह है कि 14 तारीख यानी कल पार्टी के जो नया नेतृत्व होगा उत्तर प्रदेश का, उसके बारे में खुलासा हो जाएगा। ये पता लग जाएगा कि कौन सा वो चेहरा है जो अगले कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, केंद्रीय कैबिनेट ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा का नाम बदलने और काम के दिनों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक इस योजना का नाम अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया जाएगा और इसके तहत काम के दिनों की संख्या भी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। वहीं मनरेगा या नरेगा का मकसद ग्रामीण इलाकों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। इसके तहत एक पात्र परिवार को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है। इस योजना को 2005 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 NRIGA, जिसका नाम बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA के रूप में बदल दिया गया, एक श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। एविएशन सेक्टर में इंडिगो एयरलाइन की मोनोपोली एक तरफा दबदबा अब जांच के दायरे में आ गई है। बता दें आपको कि देश में निष्पक्ष कारोबार पर नजर रखने वाली संस्था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI जांच कर रही है कि क्या देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने मोनोपोली बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन किया है। इंडिगो संकट कॉम्पिटिशन एक्ट की धारा 4 का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। इसके मुताबिक कोई कंपनी अपनी धाक के बल पर मनमानी कीमत नहीं वसूल सकती और सेवाओं को मनमाने तरीके से संचालित कर कस्टमर्स को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। कंपटीशन कमीशन अंदरूनी तौर पर इंडिगो की मोनोपोली वाली स्थिति, खास रूट्स पर दबदबे और गलत इस्तेमाल जैसे कई पहलुओं पर छानबीन कर रहा है। किराया बढ़ाने का मामला अगर साबित होता है तो आयोग जांच का आदेश देगा। असम की पुलिस ने ज्योतिका कालिता नामक महिला को विदेशी फंड और पाकिस्तानी लिंक के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, महिला को पुलिस ने संदिग्ध विदेशी वित्तीय लेन देन के आधार पर गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि उसकी शादी दुबई में एक पाकिस्तानी नागरिक से हुई थी। वहीं उसकी शादी दुबई में
आपको बता दें पाकिस्तानी नागरिक से हुई थी। ज्योतिका कलिता को 5 दिसंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांचकर्ताओं को कथित तौर पर उसके नाम से जुड़े कई बैंक खातों में विदेशी धन के बड़े पैमाने पर लेन देन के सबूत मिले हैं। पुलिस ने बताया कि विदेशी स्रोतों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में उससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच के अनुसार ज्योतिका ने दुबई में काम करते हुए गुपचुप तरीके से एक पाकिस्तानी नागरिक से शादी कर ली थी। इस आरोप को उसके परिवार ने भी स्वीकार किया है। पुलिस ने पाकिस्तानी व्यक्ति को एक शत्रुतापूर्ण देश का निवासी बताया। आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी की मनमानी को रोकने के लिए दिल्ली एजुकेशन बिल यानी फीस तय करने और नियमन अधिनियम 2025 को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इस संबंध में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली गजट अधिसूचना जारी की है। इसके तहत फीस बढ़ोतरी के खिलाफ शिकायत के लिए 15% अभिभावकों की सहमति जरूरी है। इस कानून के तहत दिल्ली के 1700 से ज्यादा निजी स्कूल दायरे में आएंगे। फीस निगरानी के लिए 3 स्तर की व्यवस्था की गई है। इसमें स्कूल स्तर पर फीस रेगुलेशन कमेटी, जिला स्तर पर फीस अपील कमेटी और संशोधन समिति को शामिल किया गया है। बिल के संबंध में दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि शिक्षा विभाग अब अधिनियम नियमों में निर्दिष्ट सभी प्रक्रियाओं जैसे स्कूलों की फीस, प्रस्तावों की जांच, अनुमतियां, रिपोर्टिंग और निगरानी को लागू करना शुरू करेगा। पूर्व सरकारों ने 27 वर्षों तक इस महत्वपूर्ण मुद्दे को नजरअंदाज किया, लेकिन हमारी सरकार ने कुछ ही दिनों में इस ऐतिहासिक सुधार को लागू कर दिया। बेहद कम समय में एक मजबूत कानून लागू किया जिसने दिल्ली में प्रशासनिक दक्षता और सुशासन का नया मानदंड स्थापित किया है। झारखंड के धनबाद इलाके में कोयला खदानों से कई बार गैस रिसाव की खबरें सामने निकल कर आई है। अब आपको बता दें, उसके बाद जांच टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसके तहत कोल इंडिया की इकाई CMPDIL की विशेषज्ञ टीम ने ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया। ये सर्वे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL के पुटकी बलिहारी कोलियरी क्षेत्र के उन इलाकों में किया जा रहा है जहां गैस लीक होने की शिकायत मिली थी। गैस रिसाव राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला और एरिया नंबर 5 में रिपोर्ट हुआ था। अधिकारियों ने सुरक्षा के मद्देनजर लगभग 1000 लोगों को स्थानांतरित करने का फैसला भी किया है। बता दें कि ये पूरा मामला कुछ दिन पहले का है, जब केंदुआ डे बस्ती में कार्बन मोनोक्साइड गैस के रिसाव से एक महिला की मौत हो गई थी और 12 लोग बीमार हुए थे। इसके बाद स्थिति को गंभीर मानते हुए जांच शुरू की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और शाही ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई की अगली तिथि 30 जनवरी 2026 अब निर्धारित कर दी है। दोनों पक्षों को प्रार्थना पत्रों पर अपनी आपत्ति दाखिल करने का समय दिया गया है। आगरा की जामा मस्जिद सर्वे मामले में ASI को भी जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर दाखिल सिविल वादों की सुनवाई न्यायमूर्ति अवनीश कुमार सक्सेना की एकल पीठ कर रही है। वाद नंबर 3 में आगरा की जामा मस्जिद की सर्वे की मांग को लेकर अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान का विग्रह दबाया गया है। पता लगाने के लिए सर्वे जरूरी है। केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह ने ASI को जवाब के लिए समय देने की प्रार्थना की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वहीं सुनवाई के दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के अधिवक्ता हरिराम त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में वाद नंबर 17 को प्रतिनिधि वाद बनाए जाने के मामले में 16 दिसंबर को सुनवाई है। इसे संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। वाद संख्या 4 में आशुतोष तिवारी ने संशोधन अर्जी दी। वहीं शाही ईदगाह मस्जिद के संशोधन अर्जी पर वाद संख्या 9 में याची की ओर से अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने आपत्ति दायर की है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण अब गंभीर श्रेणी में है। आज सुबह की शुरुआत धुंध और हल्के कोहरे के साथ हुई है। आपको बता दें, आसमान में स्मॉग की चादर दिखाई दी। कई क्षेत्रों में जहरीली स्मॉग की मोटी परत छाई रही। इसके चलते दृश्यता कम रही। इस दौरान लोग मास्क पहने नजर आए। वहीं सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 के पार पहुंच गया, जो हवा की गंभीर श्रेणी को दर्शाता है। आज एम्स क्षेत्र में दृश्यता कम रही, स्मॉग की परत छाई रही, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। यही हाल आनंद विहार में भी रहा। क्षेत्र के आसपास AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 434 दर्ज किया गया है, जिसे CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गंभीर श्रेणी में रखा गया है। देश के कई राज्यों में शीतलहर का कहर जारी है। आपको बता दें, भारत मौसम विभाग IMD ने चेतावनी दी है कि उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में
14 दिसंबर तक शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में शीतलहर के हालात बने रहेंगे। आईएमडी के मुताबिक 14 दिसंबर तक यूपी में सुबह शाम बहुत घना कोहरा छा सकता है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, असम, मेघालय, हिमाचल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 13 से 16 दिसंबर के बीच घना कोहरा रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 12 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव शुरू होगा। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आगामी 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है, लेकिन तराई के जिलों में घने कोहरे से राहत नहीं मिलेगी। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक 15 दिसंबर की सुबह तक तराई क्षेत्र में घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। जहां पर अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी गोट इंडिया टूर 2025 की शुरुआत के लिए कोलकाता पहुंचे हैं। उनके आने से पहले ही कोलकाता जबरदस्त उत्साह में डूबा हुआ है। मेसी मियामी से दुबई होते हुए कोलकाता पहुंचे। हजारों फैंस एयरपोर्ट के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए जमा हो गए। लोग मेसी के नाम के नारे लगाते दिखे। अर्जेंटीना के झंडे लहराए गए और कई फैंस तो बैरिकेड्स पर चढ़ गए, जबकि पुलिस ने टर्मिनल के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। टूर आयोजक सत्रदू दत्ता ने कहा कि 14 साल बाद मेसी का भारत आना खुशी का बड़ा मौका है। भारत में फुटबॉल से कनेक्शन फिर बढ़ रहा है। पहले कभी भारतीय फुटबॉल को इतने ज्यादा स्पॉन्सर नहीं मिले थे। क्रिकेट जगत एक बार फिर मैच फिक्सिंग की घटना के कारण शर्मसार हो गया है। आपको बता दें, इस बार भारतीय घरेलू क्रिकेट में मैच फिक्सिंग की घटना सामने आई है। असम क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सनातन दास ने मीडिया को बताया कि 4 खिलाड़ियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इन 4 खिलाड़ियों के नाम अमित सिन्हा, ईशान अहमद, अमन त्रिपाठी और अभिषेक ठाकुरी है। सनातन दास ने बताया कि 4 खिलाड़ी क्रिकेट में भ्रष्टाचार संबंधी गतिविधियों में शामिल थे। ये मामला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का है। असम क्रिकेट एसोसिएशन यानी एसीए के सचिव सनातन दास ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि ये 4 क्रिकेटर जो अलग अलग स्तर पर असम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, इन 4 खिलाड़ियों पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में असम के लिए खेले कुछ खिलाड़ियों को प्रभावित करने और उकसाने का आरोप है। इन आरोपों के सामने आते ही बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने इस मामले की जांच की। एसीए ने आपराधिक कार्यवाही भी शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन युद्ध 3rd वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने युद्ध में 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें ज्यादातर सैनिक थे। ट्रंप ने कहा कि वह युद्ध को तुरंत खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के पीछे हटने से वह निराश हैं। दुश्मनी को तुरंत खत्म करने की अपनी कोशिश को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हत्याएं रुके। पिछले महीने 25,000 सैनिक मारे गए, मैं इसे रुकते हुए देखना चाहूंगा और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की चीजों का नतीजा 3rd वर्ल्ड वॉर होता है और मैंने ये उस दिन कहा था। मैंने कहा हर कोई ऐसे ही खेल खेलता रहता है, हम 3rd वर्ल्ड वॉर में पहुंच जाएंगे और हम ऐसा होते नहीं देखना चाहते। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।